उस समय हम लोग सोचते थे कि चूंकि अच्छे स्टूडेंट थे इसलिए कि सबसे हार्ड एग्ज़ाम कौन है। दादाजी बोलते थे सबसे हार्ड एग्ज़ाम आईएएस का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं अंदर से ईगो लगता था कि चलो सबसे हार्ड एग्ज़ाम है तो आईएएस ही निकालेंगे। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बिहार का, तो हर एक फादर का यहाँ तो स्पेशली बिहार में ड्रीम ही होता है कि बेटा उनका आईएएस बने, तो कहीं ना कहीं सभी लोग का ड्रीम था और उनके ड्रीम के साथ फिर हमारा भी ड्रीम जुड़ा और फिर यूपीएससी की यात्रा शुरू हो गई। ये भी बोलना गलत होगा कि रुपए नहीं थे, यदि काफ़ी जोर दिया जाता फैमिली को तो शायद रुपए भी आ जाते। लेकिन जब रिटन मेंस हुआ था तो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 2000 नंबरों का। 2000 में मेरा 881 नंबर था शायद, और रिटन में मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16th पोजीशन था। तो जब 2000 में 880 जो कि 44 के आसपास हुआ परसेंटेज, उतने में आप जब रिटन में टॉप कर जा रहे हैं तो आप क्यों 100 में 100 आप सोच रहे हैं। फिजिकल प्रेस का देखिए सच्चाई बताएं तो और सब राज्यों का तो मुझे नहीं आइडिया है, जहाँ तक हमारे राज्य की बात है तो यहाँ पे राजनीतिक दबाव ऑलमोस्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी के रहते हुए एटलीस्ट हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि लगभग पॉलिटिकल प्रेशर हम लोग के ऊपर एकदम नहीं है। पीएससी या फिर आईएएस, मैं अपनी ही बात रखूँगा, हो सके तो कुछ लोग सहमत नहीं होंगे हमारी बातों से, लेकिन इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यही एक नौकरी है जहाँ पे कि आप जो है लोगों की सेवा करते हैं और सरकार इसके लिए भी सैलरी देती है आपको। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मीडिया दर्शन पर चल रहा कार्यक्रम एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर में आज हमारे साथ गेस्ट हैं रोहतास जिला के जिला अधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में, और आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी, इस एक मौका देने के लिए, अपनी बातों को एक्सपीरियंस के बीच रखने के लिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि अगर यूपीएससी को डिफ़ाइन किया जाए बिल्कुल सरल भाषा में तो क्या है यूपीएससी और कितने स्टेजेस में इसके एग्ज़ाम होते हैं? देखिए, जहाँ तक इसका यूपीएससी का बात है तो सारा गाइडलाइन और ये सब चीज़ तो स्पष्ट है। आपका सबसे पहले सीसैट का एग्ज़ाम होगा, उसमें सामान्य अध्ययन के सवाल होते हैं, मैथ वगैरह के भी होते हैं। उसके बाद मेन पार्ट आते हैं, एक्चुअली ये बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए होता है, चूँकि लगभग 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो सभी का रिटन एग्ज़ाम ले पाना यूपीएससी के लिए संभव नहीं होगा। तो जस्ट स्क्रीनिंग होता है कि वैसे उम्मीदवार जो कि कहिए तो सीरियस हैं या फिर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो उसको सीसैट के माध्यम से हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं और फिर उनका रिटन एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग। रिटन एग्ज़ाम में लगभग 10,000 11,000 लोग आज के डेट में होते होंगे। हम लोग के टाइम में भी इसी आसपास में थे। अभी का चूँकि हमने एग्ज़ाम दिया था 2011-12 में, तो उस समय का स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। तो उसके बाद रिटन होता था, रिटन में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे और उसके बाद रिटन का रिज़ल्ट जो होता था वो लगभग 2-2.5 हज़ार होता था, और उसके बाद फाइनल आपका इंटरव्यू होता था रिटन के बेस पे। तो इंटरव्यू में 700-800 बच्चे हम लोग सेलेक्ट होते थे। सर आपने ये निर्णय कब लिया था कि आपको यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? देखिए, जहाँ तक निर्णय की बात है तो हम लोग, हमारा तो खैर आप लोग को आइडिया होगा ही बैकग्राउंड। मेरा जन्म हिलसा में हुआ था, ग्रामीण इलाका है, तो हम लोग के लिए उस समय यूपीएससी वगैरह हम लोग नहीं जानते थे कि यूपीएससी में सेलेक्ट होना है और आईएएस ही बनना है। हम लोग चूँकि अच्छे स्टूडेंट थे और घर में भी कुछ अच्छा ही वातावरण था, तो उस समय हम लोग सोचते थे कि चूँकि अच्छे स्टूडेंट थे इसलिए कि सबसे हार्ड एग्ज़ाम कौन है। दादाजी बोलते थे सबसे हार्ड एग्ज़ाम आईएएस का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं अंदर से ईगो लगता था कि चलो सबसे हार्ड एग्ज़ाम है तो आईएएस ही निकालेंगे। लेकिन उस समय ऐसा कोई ऐसा जानकारी में नहीं था यूपीएससी क्या होता है। फिर स्टेज भी जो आज के डेट में तो खैर आपका इंटरनेट आ गया है और ये सब चीज़ है, तो सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को जानकारी भी हो जाती है। हम लोग के टाइम में कुछ भी जानकारी नहीं था। हम बात बता रहे हैं 2001-2 की, जिस समय 9th-10th में हम लोग थे, तो उस समय जानकारी भी नहीं रहती थी। बस सुनते थे कि आईएएस का एग्ज़ाम कुछ होता है
और उसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे रिलेशन में दादाजी के साले के कैसे तो दूर के रिलेशन में एक थे जो कि 1985 में यूपीएससी में सिलेक्शन उनका हुआ था। तो उनके बारे में कुछ कुछ कहानियाँ सुनते थे हम लोग, और ऐसी सुनते थे मिथ कि उस टाइम लगता था कि ऐसा भी हो सकता है 7 दिन तक खाना नहीं खाएं, उनको याद ही नहीं रहता था कि खाना खाए नहीं खाए, और किसी से बात नहीं करते थे, और ये थे वो थे। तो लगता था कि चलो देंगे तो यूपीएससी, जो आजकल नहीं हंसी में आता है कि बनेंगे तो आईएएस। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी। समय के साथ धीरे धीरे कुछ जानकारियाँ हासिल होने लगी, और तब लगा कि नहीं ठीक है, यूपीएससी के माध्यम से आईएएस होते हैं, और यही एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे कि आप अपने साथ साथ सोसाइटी का भी बहुत भला कर सकते हैं। मैंने कहा अपने साथ साथ इन द सेंस कि हम लोग जिस भी आर्थिक बैकग्राउंड से, सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ के लिए आईएएस बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्पेशली चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बिहार का, तो हर एक फादर का यहाँ तो स्पेशली बिहार में ड्रीम ही होता है कि बेटा उनका आईएएस बने। तो कहीं ना कहीं सभी लोग का ड्रीम था, और उनके ड्रीम के साथ फिर हमारा भी ड्रीम जुड़ा, और फिर यूपीएससी की यात्रा शुरू हो गई। अगर सर कोई एस्पिरेंट अपने स्कूल टाइम से ही सोच लेता है कि हमको आईएएस बनना है, तो किस तरह से उसको तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को अपने रेगुलर हैबिट में लाना चाहिए? हाँ देखिए, थोड़ा सा मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा हूँ। हर एक चीज़ का एक सर्टेन एज होना चाहिए। अब 6th क्लास के बच्चे को आप उस टाइम से बताइए कि आईएएस ही होना है, तो वो भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आजकल खैर ऐसा हो रहा है तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट है और उसको लगता है शुरुआती समय से ही आईएएस होना, तो चुपचाप अपना जो स्टडी है उसी पे ध्यान दे, अलग से कुछ भी करने का आवश्यकता उस एज में नहीं है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व को जांचता है, और उसमें सवाल जो आएंगे वो ऐसा नहीं है कि कोई उसका फिक्स सिलेबस है कि आपको इसके हिसाब से आएगा। वो आपका 6th स्टैंडर्ड से ही जो आप स्टडी कर रहे हैं उसी से वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब आप लोग यूपीएससी में हम लोग जाते थे तो सीनियर्स गाइड करते थे कि 6th क्लास का एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, 12th का एनसीईआरटी देखो। तो यदि बच्चा रूटीन स्टडी में ही अच्छा ध्यान देगा, थोड़ा सा कहिए तो रटने का जो होता है उससे हट करके समझेगा यदि बातों को, तो हमको लगता है बाद में फ़ायदा उसको होगा। लेकिन 6th स्टैंडर्ड से ही यूपीएससी के लिए वो अखबार पढ़ना शुरू कर दे, मैगज़ीन पढ़ना शुरू करे, तो मैं इसको बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम नहीं मानूंगा। सर सामान्यतः बहुत लोग घर पे तैयारी करके मतलब ऐसे भी बहुत लोग हैं जो घर से तैयारी करके यूपीएससी निकाल लेते हैं, बहुत लोग कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं। तो कितना अंतर है, मतलब कोचिंग सेंटर में जाना तैयारी के लिए और घर पे तैयारी करना, दोनों में कितना अंतर है? देखिए, जहाँ तक इंस्टीट्यूट का है तो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस हैं, और कोई भी ओपिनियन को जो है सार्वभौम नहीं बताया जा सकता है कि जाना सही है नहीं जाना है। लेकिन मैं सिर्फ अपना बात करूँगा। तो जब मैंने यूपीएससी का 2011 में मैंने सोचा, जब तो मैं दिल्ली गया तो फिर वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में जाने की इच्छा हुई। समहाउ मतलब उतना मुझे उम्मीद नहीं था, उससे ज़्यादा फ़ी था। हमको लगता है कि ऑप्शनल का फ़ीस 27,000 रुपये था, और मेरा मंथली खर्च 7,000 रुपये में सारा चीज़ हो जाता था। तो उतना इच्छा थी, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए ये भी बोलना गलत होगा कि रुपए नहीं थे। यदि काफ़ी जोर दिया जाता फैमिली को तो शायद रुपए भी आ जाते। लेकिन वहाँ जब मैं मतलब दिल्ली गया तो वहाँ पे सभी नोट्स जो थे उपलब्ध थे, जितने भी टीचर थे सबका नोट्स उपलब्ध था। जब थोड़ा स्टडी किया तो लगा कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो कि समझाने से समझेंगे। तो फिर हमने खुद से सेल्फ स्टडी दिल्ली में स्टार्ट किया, 2-4 दोस्तों का ग्रुप बनाया और फिर खुद से स्टार्ट किए। एक आध ऑप्शनल में थोड़ा सहयोग भी लिया शिक्षक का, लेकिन सामान्य अध्ययन में कोई भी सहयोग नहीं लिया, ऑप्शनल ऐसे इस सब में कुछ भी सहयोग नहीं लिया। और मुझे नहीं लगता है कि बिना इंस्टीट्यूट के यूपीएससी होने में कोई दिक्कत है। इनफैक्ट मैंने बाद में तो बहुत से दोस्तों को ये बताया कि बहुत से इंस्टीट्यूट में समय वेस्ट भी होता है, क्योंकि यूपीएससी के लाइन में इतना ज़्यादा
मतलब कि कहिए डाउट है, भ्रम है, अच्छा शिक्षक कौन है, खराब शिक्षक कौन है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप 400 का बैच चल रहा है तो उसमें पता नहीं लोग सीखते होंगे क्या, लेकिन हो सके तो सीखते भी होंगे, लेकिन हमको लगता है कि बिना इंस्टीट्यूट के भी आसानी से और बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो सकती है। सर अभी आप बता रहे थे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो फिक्स सिलेबस नहीं होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है और ये पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है यूपीएससी। तो खुद को उतने लंबे समय तक मोटिवेट रखने का सोर्स क्या होता है? क्योंकि हर समय ऐसा होता होगा कि कुछ दिन के बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो खुद से फिर से खुद को मोटिवेट करने का सोर्सेस क्या होता है? देखिए, जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो एक होता है सकारात्मक मोटिवेशन। सकारात्मक हो गया कि जब मैं आईएएस हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मेरे साथ ये होगा, ये सब सकारात्मक है। थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन नकारात्मक वाला था, क्योंकि हम लोग उस आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड से आते थे जहाँ हर समय ये लगता था कि यदि नहीं बनेंगे उसके बाद क्या होगा। तो हमेशा लगता था कि यूपीएससी हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो फिर सेकंड ऑप्शन सामान्यतः मेरा, चूँकि आर्ट्स बैकग्राउंड था तो मेरे पास डॉक्टर्स इंजीनियर्स टाइप का कोई नहीं था कि यदि नहीं होगा तो फिर जा कर के ये काम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड उससे होता था। और जब आपके अंदर ये आ जाता है और आप अपने संघर्षों को याद करते हैं तो वो लंबे समय तक मोटिवेट रखता है आपको। सर आपका मेंस में क्या सब्जेक्ट था? मेंस में मेरा हिस्ट्री और फिलोसॉफी था, दर्शन शास्त्र और इतिहास। सर जो भी एस्पिरेंट्स हिस्ट्री से अपना तैयारी कर रहे होंगे उनको आप कौन कौन सी बुक्स रेकमेंड करेंगे? देखिए, अब 10 साल हो गया है तो एग्जैक्ट कहिए बुक लिस्ट आप कहेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सारे बुक्स आजकल इंटरनेट पे उपलब्ध है। और समय समय के साथ में क्या होता है ना कि बुक्स का रेफरेंस भी होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे आज से 10 साल अर्ली में कोई बुक लिखा हुआ होगा तो वो उस साल मतलब उस समय के यूपीएससी के इतिहास विषय को देख करके लिखा हुआ होगा। इतिहास तो सेम ही रहेगा, लेकिन संभव है कि अप्रोच एग्ज़ाम का हुआ होगा, मतलब उसमें अंतर हुआ होगा। तो ऐसे हिसाब से मेरे ख्याल से हमारा बुक रिकमेंडेशन से अच्छा है रिसेंट अप्रोच को देख करके बुक सेलेक्ट करें वो लोग। अभी आप सर बता रहे थे कि इसका सिलेबस फिक्स नहीं है, तो कभी कभी एस्पिरेंट्स से ऐसी गलती भी होती होगी कि क्या पढ़ना है ये छोड़कर वो लोग उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर देते होंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या रेलेवेंट है और क्या इरेलेवेंट है, इसके लिए गाइडेंस कर दीजिए। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और यूपीएससी के टाइम में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं और जैसे मैं ही गया था तो वहाँ बहुत से सुपर सीनियर लोग भी थे। अब वो कभी कभार बैठते थे दुकान पे, मतलब तो होता था कि फलना बुक का फलना पेज का ये लाइन, और हम सोचते थे इतना जानने के बाद ये आदमी जब यहाँ पे है तो मेरा तो ये कभी लेवल ही नहीं आ पाएगा। तो वो डर हमेशा रहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ जब हम लोग एक आध एग्ज़ाम बैठ गए तो फिर समझ में आया कि बहुत सा चीज़ भ्रम भी है। होता क्या है कि हम लोग यूपीएससी में जब जाते हैं तो सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा मान लेते हैं, लगता है कि अनंत है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सिंपली एक काम कीजिए, लास्ट 28-30 सालों का सवाल निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत से बुक्स ऐसे आते हैं जहाँ की सब्जेक्ट वाइज सवाल को दिया रहता है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी का एग्ज़ाम, ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है। तो इन सब का 28-30 साल का सवाल ले लीजिए और उसको देखिए सवाल आता कहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको नहीं आइडिया होगा, हमें भी नहीं आइडिया था, और स्टार्टिंग में आपको लिखने का हैबिट नहीं था, हमें भी नहीं था। लेकिन सवाल देखते देखते आपको ये आइडिया होता है कि सवाल इस टाइप से आता है। अब जो स्टूडेंट गलती करते हैं उनसे क्या गलती होता है, वो चाहते हैं कि 100 में 100 सॉल्व करें, बिल्कुल गलत अप्रोच है। हमारा ये मानना है, पता नहीं शायद सत्य भी हो सकता है या हमारा कहिए तो मतलब भ्रम भी हो सकता है, हमारा ये मानना है कि 100 में जब कोई इंस्ट्रक्टर या जब एग्जामिनर जो सवाल सेट करता होगा जो भी, तो 60 सवाल ऐसे वो रखता है जो कि सब लोग सॉल्व कर दें। 18-20 सवाल वो ऐसे रखता होगा जो कि थोड़ा सा सामान्य से ऊपर का एबव एवरेज स्टूडेंट सॉल्व करे।
8-10 सवाल वो ऐसे रखता है जो कि उसका है कि एवब एवरेज से ऊपर एक्सीलेंट जो स्टूडेंट है वो सॉल्व कर, और 5 सवाल ऐसे रखता है जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड मल्टी एकदम जो जीनियस टाइप होता है वो सॉल्व करे। तो हम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रैंक 1 के चक्कर में नहीं गए। मुझे लगा कि 60 में सवाल गलती नहीं होना चाहिए, जो सामान्य स्टूडेंट से के लिए आता है तो 60 में 60 भाई आ जाए बहुत है। रिजल्ट यूपीएससी का मार्किंग आप देख लीजिएगा, मेरे टाइम जब रिटन मेंस हुआ था तो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 2000 नंबरों का, 2000 में मेरा 881 नंबर था शायद, और रिटन में मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16th पोजीशन था। तो जब 2000 में 880 जो कि 44 के आसपास हुआ परसेंटेज, उतने में आप जब रिटन में टॉप कर जा रहे हैं तो आप क्यों 100 में 100 आप सोच रहे हैं। सेम चीज़ सीसैट में है। सीसैट में अभी का नहीं ट्रेंड आइडिया है, लेकिन हम लोग के टाइम में 50-55 में हो जाता था, आज के डेट में 60 में होता होगा। तो वैसे पार्ट को आप पूरा समग्रता से यूनिवर्स को जानने से अच्छा है कि फिक्स एरियाज सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो है 85-90 अटेम्प्ट कीजिए, 60 हो गया, आप सेलेक्ट हो गए। तो हमारे ख्याल से स्टूडेंट को इसी रणनीति पे काम करना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सर एस्पिरेंट्स का कि 2-3 बार अटेम्प्ट लेने के बाद वो लोग क्विट कर जाते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा स्टोरी है। वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इंटरव्यू हो गया था और रिटन में ठीक मार्क्स था, इंटरव्यू में थोड़ा ठीक नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन जो दोस्त थे आसपास के, कुछ दोस्त ऐसे थे जो अभी तक बेचारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी खैर स्टेट वाले दे रहे हैं। तो ये बोलना कि वो लोग हट जाते हैं तो गलत फैसला लेते हैं, ये भी ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने नहीं कहा कि मेरा मोटिवेशन नकारात्मक था, तो हमें लगता है कि 1-2 सालों तक तो आदमी को बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन कोई रख रहा है तो गलत भी नहीं है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन रखना गलती नहीं है। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो बहुत से हमारे दोस्त ऐसे थे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में उनका कुछ नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में रैंक निकाल करके आईएएस बने। हमारे ही बिहार में ही 1-2 ऐसे हैं, दोस्त हैं, बैचमेट हैं। सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद एटीट्यूड में किस तरह का चेंज आता है? देखिए एटीट्यूड तो इंसान का जो एक बार डेवलप हो जाता है शुरुआत से वहीं रहता है, लेकिन बहुत सी रिक्वायरमेंट्स जॉब की होती हैं जो कि उसके हिसाब से थोड़ा सा बदलाव भी होना सही है। जैसे शुरुआती टाइम में जब आप होते हैं तो आप दोस्तों के बीच या फिर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपके ऊपर ध्यान नहीं रहता है किसी का, लेकिन जब आप एक आईएएस हो जाते हैं और स्पेशली जब एक रैंक को होल्ड करते हैं तो सर्टेन डेकोरम मेंटेन करना होता है आपको। लोग आपको जस्ट एक आइडियल लेते हैं और आपका जो स्टाइल बातचीत करने का है, बिहेवियर है आपका सोच है, समाज को देखते कैसे हैं आप, जो है उठते बैठते हैं वो लोग कैसे हैं, आपके आसपास लोग कैसे हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके ही रीजन से कुछ न कुछ बदलाव जो है वो होते हैं और वो मेरे ख्याल से होने भी चाहिए। एक डीएम के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है। उस स्थिति में प्रशासनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन कैसे बना पाते हैं? ये टफ क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको बहुत सीनियर्स दे पाएँ तो वो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से जब आप एक आईएएस होते हैं तो आईएएस एक एक्चुअली कोई कहिए कि कुछ भी कहिए जॉब नहीं है। आईएएस का लास्ट वर्ड क्या है बताइए? एस से क्या होता है? सर्विस, सेवा है ये। तो कहीं ना कहीं आपको पहले से मोटिवेशन इतना होना ही चाहिए और कि सही शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत जीवन, एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन ये अलग अलग नहीं रह जाता है। फिर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको दिन रात आपका रिक्वायरमेंट होता है। रात की बात बताते हैं, एक जगह पे रोड एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, रात को 10:30 बजे रिंग आया कि रात में ही इनका बॉडी डिस्पोजल हो जाता
हॉस्पिटल से जो होता है वो सब हो जाता है। तो रात में भी काम करना है आपको, दिन में भी काम करना है। और यदि व्यक्तिगत जीवन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, समन्वय तो होना ही चाहिए, समन्वय आपकी फैमिली है और सबके बीच समन्वय होना ही चाहिए, लेकिन आपको समर्पित तो इतना रहना ही होगा। चूँकि जैसे हम जिला पदाधिकारी यहाँ के हैं, तो यहाँ के 37 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उनके सुख दुख में हमको देखना है, उनकी समस्याओं को देखना है, रात में कहीं कुछ हो गया उसको देखना है, दिन में देखना है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो दोनों का गैप है वो हट जाता है। लेकिन वो यदि कोई व्यक्ति गैप रख पाता है, इतना अच्छा समय का उसका इंतज़ाम मैनेजमेंट है, तो ये एक अच्छी बात है। वो हो जाए तो अच्छा है, सामान्यतः वो गैप ख़त्म हो जाता है हम लोग का। तैयारी के समय में या एकेडमी में तैयारी सिलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद व्यवहारिक जीवन में आने के बाद पता चलती है, उस समय नहीं पता चल पाती, जिसमें एक है पॉलिटिकल प्रेशर। तो पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं एज अ पॉलिटिकल प्रेशर का देखिए, सच्चाई बताएं तो और सब राज्यों का तो मुझे नहीं आइडिया है। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है तो यहाँ पे राजनीतिक दबाव ऑलमोस्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी के रहते हुए एटलीस्ट हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि लगभग पॉलिटिकल प्रेशर हम लोग के ऊपर एकदम नहीं है। लेकिन देखिए, जहाँ तक राजनेताओं की बात है तो हम लोग तो एक बार यूपीएससी होते हैं 60 साल तक रहेंगे। उनकी स्थिति क्या है कि उनको हर एक 5 ईयर्स के बाद लोगों के बीच जाना है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में लोगों के प्रति जिम्मेदारी जवाबदेही उनकी ज़्यादा है। लोगों का, हम लोगों के पास फ़ोन आता है तो सुबह से शाम तक 100 फ़ोन आता है, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट देख करके 60, 70 या फिर 80 फ़ोन्स को हम लोग रिसीव करते हैं, 20 को नहीं भी रिसीव करते हैं। लेकिन यदि आप एमएलए हैं, एमपी हैं सपोज, तो संभव है कि आपको हर एक फ़ोन अटेंड करना पड़े। हम लोग के पास लोग आते हैं तो सही जो काम होता है वो हम लोग के स्तर से होता है, थोड़ा भी लीगल नहीं होता है तो हम लोग सीधा उनको बता देते हैं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एमपी, एमएलए या फिर कोई इस टाइप के है पोस्ट में, तो आपको हर टाइप के लोग आएंगे। हर एक व्यक्ति जो है वोटर है आपका, तो आपको सबको सुनना ही है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई जो है, यदि हम लोग को रिंग करते हैं तो उसको ये कहें राजनीतिक दबाव है, तो ये वर्ड ठीक नहीं होगा। चूँकि उनके पास लोग जाएगा, या तो हम ही अपना घर जो है सुबह शाम लोगों के लिए बिल्कुल ओपन कर दें। यदि हमारा घर जो है एक सर्टेन ऑफिस के बाद, मतलब एक सर्टेन समय के बाद हम घर को लॉक करा रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस स्थान पे लोग जाएंगे, लोग समस्याओं को रखेंगे, तो उनका फ़ोन मेरे पास आएगा ही आएगा। उसमें उचित काम को होना ही है, उसी के लिए सरकार ने, या फिर उसी के लिए हम लोग आईएएस हुए हैं। यदि कोई गलत काम, अनुचित काम है तो वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि हम लोग एक ऐसे राज्य में और एक ऐसे राजनीतिक सिस्टम में हैं जहां पे कि आज तक 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी मेरे पास गलत सिफारिश, गलत चीज़ या फिर इस टाइप का सिफारिश कभी नहीं आया कि ये काम होना है। जितने माननीय लोग हैं, मैं मतलब एक का नाम नहीं रखूँगा, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर मतलब एंटी लोग हों, अगेंस्ट के लोग हों, जितने भी लोग हैं, आज तक सब लोगों का इतना ही आता है कि ऐसा ऐसा वर्क है, आप एक बार देख लीजिए, नियम संगत है तो ये काम देख लीजिए हो जाए। तो ये हम लोग लकी मानते हैं अपने आप को इसके लिए। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रोल होता है वो एक कमांडिंग रोल होता है, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो ऑफिस के बाद मित्रवत जीवन पर किस तरह का असर पड़ता है इस वजह से? मतलब क्या इस तरह का रिलेशन डेवलप हो पाता है? मित्रवत जीवन सामान्यतः नहीं डेवलप होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मित्रवत हो जाने से वर्क इफ़िशियंसी हैम्पर होता है, और भी कुछ कभी कभार कुछ उसके कारण शिकायतें भी आती हैं। तो सामान्यतः हम लोग रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते हैं। और चूँकि हमने पहले ही कहा कि आप जब एक रैंक को होल्ड करते हैं तो सर्टेन जो है डेकोरम मेंटेन करना होता है। तो एटलीस्ट हम लोग के यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोग आफ्टर मतलब कि ऑफिस, हाँ मतलब आफ्टर ऑफिस हम लोग का कोई ऐसा सर्किल हो, सोसाइटी हो, तो ये थोड़ा सा हम लोग के यहाँ पे इशू है।
सर, अगर पूरे के पूरे बातचीत को कंक्लूड करके एस्पिरेंट्स को अगर कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे? एस्पिरेंट्स को यही एक मैसेज देंगे कि देखिए यूपीएससी या फिर आईएएस, मैं अपनी ही बात रखूँगा, हो सके तो कुछ लोग सहमत नहीं होंगे हमारी बातों से, लेकिन इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यही एक नौकरी है जहाँ पे कि आप जो है लोगों की सेवा करते हैं और सरकार इसके लिए भी सैलरी देती है आपको। आप जो है लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लोग जब आपके पास आते हैं तो आपके लिए और मतलब सिस्टम के लिए या फिर आपके साथ वो एक कहीं ना कहीं एक जो है उम्मीद लेकर के आते हैं, और आप जो है बहुत हद तक सक्षम हैं उसको फुलफिल करने में। तो ये जो चीज़ है वो और भी बहुत सी नौकरियों में हो सकते हैं, लेकिन आईएएस में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा है। तो अभी आपने सुना रोहतास जिला के जिला अधिकारी धर्मेंद्र सर को, उन्होंने कहा कि ये जो आईएएस की नौकरी है यही एक मौका देता है कि आप अपने साथ साथ लोगों की भी सेवा कर सके, खुद के लिए भी कर सके और लोगों के लिए भी कर सके। जल्द ही एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर के अगले एपिसोड में आएंगे हम लोग एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन पे। धन्यवाद।